Dear students, welcome to my class of Astrophysics. Today we will start the first lesson of the standard 11. The physics, it is a branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. And one important topics on this respect is measurement of different physical quantities. Our first lesson is related to physical quantities and their measurement and system of units. Physical quantities, all those physical things or entities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. Simply you can say any physical things which can be measured. कोई भी physical thing जिसको हम लोग measure कर सकता हूँ उसको हम लोग बोलते हैं physical quantity. एक example अगर हम आप लोग से पूछे water, is it a physical quantity? Milk, water, we are measuring milk and water. Therefore, these are the physical quantities. Answer will be no. These are not the physical quantities. Water physical quantity नहीं है. It is a substance. Milk भी नहीं है, gold भी नहीं है. तो आप लोग बोलोगे सर हम तो मेजर करते हैं वाटर मिल्क. वाटर मिल्क का मेजरमेंट नहीं होता है. एक्चुअली हम लोग मेजर करते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द मिल्क, mass of the gold. That means mass, density, volume, refractive index, etc., etc. These are the physical quantities. As for example, another, you are not a physical quantity, you are a person or any object, it is not a physical quantity, but your height, it is a physical quantity. Your age, that is also a physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग जिसको मेजर कर सकता हूँ. फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. तो उसमें जो एक टाइप है हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटीज अनदर आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज. ये जो फंडामेंटल हम किसको ले रहा हूँ, बाय एक्सपीरियंस हम लोग कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं. दीज आर द मैन मेड, इट इज नॉट द नेचुरल वन. लेकिन हम लोग ये सब क्वांटिटी को हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, देखा जाए ये सब क्वांटिटी को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी लिया जाए तो हम लोग अनदर क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोल पाएंगे. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज उसका डेफिनेशन क्या होगा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो दूसरा ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज. मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए दूसरा कोई क्वांटिटी का हेल्प जरूरत नहीं है. इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं. इस टाइप क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये अभी एट प्रेजेंट 7 क्वांटिटी को इन ऐसा सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग मान लिए हैं, कंसीडर करते हैं हम लोग, मैनमेड है. तो अदर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम फंडामेंटल क्वांटिटी का मदद से डिराइव कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो उसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी. मतलब जो डिराइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल्स, दीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी. जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, सो मेनी क्वांटिटीज आर प्रेजेंट. हम लोग बड़ी बड़ी से फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक एक क्वांटिटी रिलेटेड एक चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, एक एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट क्वांटिटी को हम लोग समझेंगे. तो उसमें ऑलमोस्ट जो क्वांटिटीज है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है. करीब 11-12 मिला करके 120 क्वांटिटीज आप लोग को मिल जाएगा. ये सब डिफरेंट क्वांटिटीज जो है तो आपको ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है. फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग कुछ ही क्वांटिटी को हम लोग मान के चलते हैं. अभी कोई भी क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर कर सकता हूँ, नाउ इट इज क्लियर, जो जिसको मेजर किया जा सकता है उसको क्वांटिटी बोला जाता है. तो मेजरमेंट प्रोसेस है क्या चीज, कैसे हम लोग मेजर करते हैं कोई चीज को? द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द दिस क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, उसको स्टैंडर्ड अमाउंट ले लेते हैं ऑफ द सेम काइंड कॉल्ड यूनिट. कोई यूनिट ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं इट इज द यूनिट 1 मीटर चाहे 1 किलोग्राम, उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं.
Hence, to express the measurement of a physical quantity, we need to know two things. हम लोग को दो चीज का जरूरत पड़ता है जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको वैल्यू लिखने के लिए। और मेजरमेंट जो कंपेयर करके किया जाता है ये तो आप लोग का डेली लाइफ में एक ऑब्जर्वेशंस है। आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे, जैसे सुगर खरीदने जाते हैं तो हाफ किलो चाहिए तो हाफ किलो का एक स्टैंडर्ड वेट होता है, उसके साथ कंपेयर करके हम लोग हाफ किलो खरीद लेते हैं। 1 किलो चाहिए तो 1 किलो का स्टैंडर्ड वेट है, उसके साथ कंपेयर करके हम लोग 1 किलोग्राम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो कंपेयर करते हैं। अभी जो हम लोग लिखते हैं, कोई भी हम लोग लिखे जी इतना-इतना हम लोग क्या खरीद के लाए हैं, क्या-क्या चीज़ें लाए हैं, तो उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, यूनिट, और एक होता है यूनिट पार्ट होता है। नंबर 1 द यूनिट इन व्हिच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। द न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, जो एन हम बताते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट्स इज कंटेंट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कितना नंबर ऑफ टाइम्स है, एक नंबर है और एक यूनिट है, तो टोटल मिलाकर होता है इसका जो क्वांटिटी होता है। तो एक क्वांटिटी की जो मेजरमेंट होता है, हम लोग को मेजरमेंट के लिए दो चीज चाहिए। एक न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, जैसे 5 किलोग्राम चाहिए तो 5 हो गया उसका न्यूमेरिकल पार्ट, और 1 किलोग्राम हो गया उसका यूनिट पार्ट होता है। तो दो चीज चाहिए। अभी होता है क्या ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट। साइज ऑफ द यूनिट मीन्स जैसे मास का यूनिट ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, 1 क्विंटल है, 1 टन भी है। देयर आर डिफरेंट यूनिट सिस्टम, डिफरेंट यूनिट। तो एक ही सब्सटेंस है, अमाउंट सेम है, जिसको हम लोग बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट व्हेन वी मेजर इट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट यूनिट सिस्टम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होते रहता है। यूनिट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, बड़ा होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इतना ही कम होगा। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हाटएवर मे बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक चीज है एन इनटू यू इज अ कांस्टेंट। हम लोग का राफली मैग्नीट्यूड ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी क्वांटिटी और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों को राफली एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड मतलब एक्चुअल कितना है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रह जाता है, लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑलवेज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही है। जैसे लेट अस सपोज वन एग्जांपल, 1 केजी दैट मे बी रिटन आल्सो 1000 ग्राम। पर आप जाकर दुकान में बताए मुझे 1 किलोग्राम शुगर दीजिए, और एक तुम्हारा जो दोस्त है बोला नहीं मुझे 1000 ग्राम दीजिए, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 1 किलोग्राम, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 1000, क्योंकि इसमें ग्राम छोटा यूनिट है तो ये N2 का वैल्यू ज़्यादा हो गया। इसमें N जो है एक वैल्यू कम है, 1 हो गया क्योंकि यूनिट बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसका परिमाण जो है ना मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है। आप जब बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाता है, और जब छोटा यूनिट यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट। अनदर एग्जांपल हम लोग देख सकता हूँ, जैसे 5 किलोमीटर, और दूसरा कोई स्टूडेंट बोले नहीं सर 5000 मीटर, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब किलोमीटर बड़ा यूनिट है तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो गया, इसमें n जो है ना 5 हो गया है, और जब हम छोटा यूनिट ले लिए तो एन का वैल्यू ज़्यादा होता है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड का कोई चेंज नहीं होता है, बट सिस्टम ऑफ यूनिट को डिपेंड करता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा इसका मतलब ये नहीं है जो 5 किलोमीटर कोई पैदल चले और कोई 5000 मीटर पैदल चले तो वो ज़्यादा चल गया, ऐसा बात नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा चल गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट। अभी ये जो फिजिकल यूनिट हम लोग को जब चूज़ करते हैं, हम पहले बताए जो यूनिट जितना लिया गया ऑल दीज आर मैन मेड। जब फिजिकल यूनिट हम लोग चूज़ करते हैं ना, तो कुछ क्राइटेरिया हम लोग को दिमाग में रखते हैं, जो कुछ बेसिस होता है, जो हाँ, कैसे-कैसे, कौन-कौन चीज़ में ध्यान दिया जाए। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चोज़न टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड फिजिकल यूनिट। तो हम लोग जो यूनिट जो चूज़ करेंगे, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे, जैसे हम इतना को एक डिस्टेंस ले लिए हैं, जिसको हम लोग 1 मीटर बोलेंगे, इतना मास को ले लिया 1 केजी बताएँगे। ये चूज़ किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चूज़ किया जाता है, तो उसमें कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ता है। जैसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं इसको, ऑफ ए फिजिकल यूनिट और गिवन बिलो, इट शुड बी ऑफ सुइटेबल साइज होना चाहिए। हम बहुत छोटा सा मेजरमेंट के लिए बहुत बड़ा यूनिट नहीं लेंगे, और बहुत बड़ा मेजरमेंट के लिए बहुत छोटा यूनिट लेंगे, सुइटेबल होना चाहिए। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, मतलब हमको मिलना चाहिए इजीली। ऐसा नहीं हम ऐसा टाइप के यूनिट ले लिए जो हमको प्रैक्टिकली उसको डिजाइन बनाना ही मुश्किल हो जाएगा।
वो नहीं होना चाहिए। सूटेबल साइज होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और टाइम के साथ-साथ चेंज नहीं होना चाहिए। टाइम चाहे स्पेस का साथ-साथ चेंज नहीं होना चाहिए। आज हम लोग एक मीटर हम यहाँ पर कुछ बताए हैं और दिल्ली में अगर कुछ हो जाए, दूसरा कंट्री में 1 मीटर कुछ हो जाए, 6 महीने के पहले 1 मीटर का जो लेंथ था, मैग्नीट्यूड था, अभी 6 महीने के बाद उससे ज़्यादा हो जाए, चाहे कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम चाहे स्पेस के साथ उसको चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। मान लीजिए मेरा 1 मीटर जो है ना वो गायब हो गया, तो हम कैसे फिर नया बनाएँगे? तो ये भी होना चाहिए। तो हम लोग कैसे कहीं भी उसको रिप्रोड्यूस कर लें, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इट शुड नॉट डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशंस। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ऐसा चेंज होने से इसका का वैल्यू के ऊपर कोई मतलब इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानेंगे। तो जब हम लोग कोई यूनिट को बनाते हैं, हम लोग मैन-मेड पहले बताए जो जितने यूनिट है मैन-मेड है तो सूटेबल साइज़ होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, टाइम का सब वेरी नहीं होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब हम लोग चीज़ बना सकता हूँ और कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। द फिजिकल यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 वेज़ दैट कैन बी गिवन एज़। जैसे हम लोग क्वांटिटी का हम लोग 2 टाइप क्वांटिटी की बात किए थे। एक होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी एंड अदर्स आर द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यूनिट भी हम लोग उसी 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। द फिजिकल यूनिट्स व्हिच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर they can be further resolved into more simpler units are called fundamental units। मतलब जो हम लोग दूसरा कोई यूनिट से डिराइव नहीं करते हैं तो उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, ये सब के यूनिट हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स बताएंगे। नेचुरली डिराइव यूनिट्स क्या होगा ना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो डिराइव क्वांटिटी होता है which can be obtained from fundamental units are called derived units। जैसे डिराइव क्वांटिटी होता है तो डिराइव यूनिट्स भी ऐसा ही होता है। एक एग्जांपल देखा जाए, स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यूनिट ऑफ स्पीड कितना होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो मीटर इधर हो गया सेकंड, इन ऐसा सिस्टम तो मीटर पर सेकंड हुआ। हियर एम एंड एस आर फंडामेंटल यूनिट्स बट यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। देखिए यहाँ पर जो स्पीड है ना ये डिराइव्ड क्वांटिटी भी है, बिकॉज स्पीड दैट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस एंड टाइम हो गया आपका फंडामेंटल और स्पीड हो गया डिराइव्ड। तो इसका यूनिट भी आप लोग का डिस्टेंस का यूनिट और टाइम के यूनिट का मदद से लिख सकता हूँ। तो जैसे मीटर एंड सेकंड दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स इन दिस एग्जांपल, बट मीटर पर सेकंड इट इज ए डिराइव्ड यूनिट। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट की बात है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट एट प्रेजेंट जो है ना, जो a system of unit is a complete set of units both fundamental and derived for all kinds of physical quantities। तो एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम में आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए भी यूनिट होता है, साथ साथ आपका डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए भी यूनिट होता है, प्लस सेट होता है। तो अभी जो कॉमन सिस्टम यूनिट्स यूज इन मैकेनिक्स, खास करके मैकेनिक्स में है, धीरे-धीरे इसके साथ कुछ ऐड हो जाता है जब हम लोग को थर्मोडायनामिक्स में जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं, तो और कुछ क्वांटिटीज़ में ऐड हो जाएगा। लेकिन मैकेनिक्स में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली चलते आ रहा है, तो एक एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम जो ज़्यादा चालू है। जैसे बहुत सारे कंट्री में डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। हम लोग कंट्री में भी शायद कुछ था, जैसे क्रोस था, डिस्टेंस के लिए जोजोन हम लोग बोलते थे, चाहे ऐसा टाइप का कुछ जो इंडियन यूनिट था, लेकिन बहुत ही अच्छा साइंटिफिक नहीं था, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो जो बहुत दिन तक सर्वाइव किए थे एक एपीएस सिस्टम, जो एपीएस सिस्टम में हम लोग अभी तक हैबिचुएटेड है। ये ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है इसको, व्हिच यूजेस फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ। फुट बोलते हैं, फीट बोला जाता है जनरली इसको, फुट का बदल। तो पाउंड एज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड एज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये इस यूनिट सिस्टम में हम लोग ज़्यादा हैबिचुएटेड थे। अभी धीरे-धीरे हम लोग का सिस्टम जितना है, सब एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट आपको आप हाइट पूछेंगे तो आप बताओगे, जो मेरा हाइट 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 6 इंच एटसेट्रा। बट वो हो गया एफपीएस सिस्टम, जो अभी एसआई सिस्टम का नहीं है। एफपीएस सिस्टम धीरे-धीरे हम लोग छोड़ रहा हूँ। तो अभी हम लोग एसआई सिस्टम एडॉप्ट करते जा रहा हूँ। तो वो सिस्टम भी है, जैसे अभी भी पाउंड यूज़ होता है ब्रेड चाहे केक में, सेकंड तो कॉमन यूज़ हो गया सब सिस्टम के लिए। तो एफपीएस सिस्टम का मतलब होता है फीट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। Similarly, CGS system, it is based on the Gaussian system बोला जाता है इसको, Gaussian system of units which used centimeter, C for centimeter, G for gram and S for second। ये रेस्पेक्टिवली यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है जैसे एम के सिस्टम।
एमकेएस सिस्टम बहुत चालू था, अभी भी चालू है। एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। एमकेएस सिस्टम क्या था ना, इट यूजेस मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम। तो एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। आप ये तीनों में एक चीज कॉमन देखिए, ए पर फीट मतलब लेंथ, मास एंड टाइम। इसमें भी लेंथ, मास एंड टाइम, इसमें भी लेंथ, मास एंड टाइम। सब सिस्टम में डिफरेंट जगह पर इसको डेवलप हुआ था, लेकिन सब कंट्री में लगभग ये तीन जो है ना, ये तीन को फंडामेंटल मान के चला था सब। एट प्रेजेंट तो हम लोग मान ही रहा हूँ तीन फंडामेंटल, लेकिन पहले से भी ये डेवलप हो गया। तो ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन सा क्वांटिटी? मीटर, दैट मीन्स इट इज द लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये रेस्पेक्टिवली जो था, अभी हम लोग जो जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ, अभी कंपलसरी हो गया सारा कंट्री का, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्टकट ऐसा यूनिट बोलते हैं। वो अभी कंपल्सन है, सबको यूज करना है। जितना बोर्ड है, जितना है, जितना दुनिया है, अभी सब कंट्री एक ही सिस्टम यूज कर रहा हूँ। क्यों ना, अभी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, आपको पता है। जो हम लोग का बहुत सारा सामान जो बाहर से हम लोग मंगा रहा हूँ, फिर यहाँ असेंबल कर रहा हूँ। अगर मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट डिफरेंट हो जाए, नेचुरली क्या होगा, जो सामान आपका फिट नहीं होगा। हम कोई पार्ट्स मंगाए हो, फिट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका मेजरमेंट अलग है, हम लोग का मेजरमेंट डिफरेंट है। तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा था, इसलिए एक मीटिंग किया गया था। उसके बाद एक्सेप्ट किया गया है सिस्टम यूनिट विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट इज द सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो एक फ्रेंच वर्ड है, इसीलिए एस आई, मतलब इंटरनेशनल आई एस नहीं लिखा जाता, इसको एस आई लिखा जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स फ्रेंच वर्ड है। इसमें एस आई सिस्टम वहां से आया है, एस आई सिस्टम ये नाम चालू है। SI system, the SI with standard scheme of symbol, units and abbreviations was developed and recommended by General Conference। एक हुआ है weights and measures in 1971। 1971 में सब मिलकर बैठ करके जितना कंट्री है, और इंटरनेशनल यूजेस असेज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल वर्क। ये सब काम के लिए हम लोग सब मिल करके बैठ करके, मतलब ये सब डिफरेंट काम के, साइंटिफिक के लिए, टेक्निकल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, कमर्शियल वर्क के लिए एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है 1971 में। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेक्स रेवोल्यूशनरी चेंज इन एमकेएस सिस्टम एंड इज नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। प्रैक्टिकली ऐसा सिस्टम हम लोग देखेंगे, जो यूनिट सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड तो लिया गया, उसके साथ उसको और चेंज किया गया, बहुत सारा ऐड किया गया। तो इसीलिए एसआई सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। अगर कोई पूछते हैं व्हाई इट इज सो कॉल्ड ना, जे हम लोग सीजीएस एफपीएस सिस्टम था, लेकिन एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम में अडॉप्ट किया है। उसके बाद उसको बहुत सारा ऐड किए हैं। अल्टीमेटली एट प्रेजेंट वो तीन नहीं है, देर आर 7 फंडामेंटल एंड देर आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एसआई बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ये आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नाम तो जरूर याद रखना चाहिए, डेफिनेशंस है। और ये जो डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे, ये चेंज होते रहता है डेफिनेशंस। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, तो फिर मीटिंग बुलाया जाता है, फिर और कुछ लिया जाता है। जैसे अभी लेंथ, लेकिन एक क्वांटिटी सेम रखा गया, लेंथ उसका यूनिट का नाम है मीटर। ये तो सेम है। अभी जो 1983 से जो चलते आ रहा है जो डेफिनेशंस, इससे पहले मीटर का डेफिनेशन ऐसा सिस्टम में दूसरा कुछ था, वो चेंज होते रहता है। तो एट प्रेजेंट जो है ना, मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइड बाय 299,792,458 ऑफ ए सेकंड। मतलब लाइट का जो स्पीड है इतना 5 सेकंड, तो 1 डिवाइड बाय दिस, दैट मीन्स जितना टाइम लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 मीट। जो इतना टाइम में जितना दूर जाता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 मीटर। तो ये इतना मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग रफली बोलते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रफली है 2 पॉइंट आ जाएगा, 2.99792458 इंटू 10⁸ ये आ जाएगा इसमें। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे ही माना जाता है। तो एक अभी करंट डेफिनेशन है, 1983 से चलते आ रहा है मीटर। आप ये जो जो डेटा आप याद रखो चाहे नहीं रखो, लेकिन आपको याद रखना होगा, लेंथ जो है उसका बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है मीटर इन एसआई सिस्टम। सिमिलरली मास के लिए केजी होता है, ये तो बहुत दिन से चलते आ रहा है, 1889 से डेफिनेशन है। ये द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। एक पेरिस के नियर में सेवर्सपुल की एक जगह है, वहाँ पर एक प्लाटिनम इरिडियम एलॉयस का सिलेंडर रखा हुआ है, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवर्स नियर पेरिस, फ्रांस।
तो उतने उसी टाइम से है, तो उसका प्रोटोटाइप है, उसका बराबर हम लोग भी बनाकर हम लोग इंडिया में भी रखे हैं। सब कंट्री उसके साथ बराबर एक बना करके लेकर गए हैं। तो वहाँ पर प्रिज़र्व करके रखा है, कभी किसी को गायब होता है, तो उसे बहुत सारा प्रोटोटाइप बन गया है, तो उसका फिर कंपेयर करके बनाया जाता है। तो एक ये बहुत दिन से चलता आ रहा है मास का, एक कैसे 1 किलोग्राम किसको लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक जस्ट है, उसके साथ कंपेयर करके हम लोग 1 किलोग्राम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट हो गया टाइम। टाइम कभी चेंज होते रहता है। सेकंड का एट प्रेजेंट जो चल रहा है 1967 से जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। टाइम का लेकिन ये तो नाम में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो टाइम इट इज़ वन फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड इट इज़ द यूनिट ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं हम लोग। द सेकंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192613770 वेरी लार्ज नंबर, याद रखना सचमुच टफ है। इसमें 10 डिजिट्स है, फ़ोन नंबर जैसा है। Period of the radiations corresponding to the transition between the two hyperfine levels। तो ये जो है ना इसका जो है इसमें ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजीएम का एक ट्रांजिशन होता है, रेडिएशन निकलता है सिंपली। तो जो रेडिएशन निकलता है 133 एटॉम से, तो उसका जो ये जो इतना टाइम पीरियड एक वेव निकलता है ना, वेव का फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड होता है, इतना टाइम पीरियड का जो टोटल सम है वो 1 सेकंड माना जाता है। तो ये थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन ये कम से कम टाइम और सेकंड तो आपको याद रखना होगा। आप ये वैल्यू याद रख सकते हो तो बेटर है। और पहले पता है जो टाइम टू टाइम ये भी चेंज होते रहता है डेफिनेशंस, लेकिन नाम वही रहता है। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बहुत दिन पहले से आ रहा है। ये इसका डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड 12 स्टूडेंट। ये तो एग्जाम में दिया ही जाता है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक भी फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। जो पहले से हम लोग को ये तीन तो था ही, क्या क्या था ना, लेंथ, मास एंड टाइम था। इसके बाद देखा गया है जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग लेंथ, मास, टाइम से नहीं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटीज है उसके लिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को नहीं लिया गया, इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी लिए हैं, जिसका यूनिट एम्पियर होता है। तो एम्पियर का डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड 12 में इसके डेरिवेशंस भी है। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce a force between these conductors equal to 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। इसमें बेसिक थीम यही है, जो दो पैरेलल करंट कंडक्टर, तो दो एक दोनों को फोर्स देने लगता है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है अट्रैक्शन होता है, दोनों का एक डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन होता है तो रिपल्सिव फोर्स होता है। तो पर मीटर कितना होता है फोर्स, मतलब 1 एम्पियर अगर करंट जाए और दोनों को हम वैक्यूम में रखते हैं, क्योंकि जो फोर्स है ना दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कौन मीडियम में रखे उसके ऊपर, तो वैक्यूम में रखा जाता है और बहुत ही लंबा है, इवेंट लॉन्ग है, पैरेलल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। तो पर मीटर अगर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन इतना फोर्स डेवलप होता है, तो वो जो करंट होता है दोनों में आइडेंटिकल करंट, एक-एक करंट को हम लोग 1 एम्पीयर बोलते हैं। ये तो आपको इन फ्यूचर याद रखना ही होगा। अभी तो याद रखिए इलेक्ट्रिकल करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एम्पियर इज इट्स फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट हो गया है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर और ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जिसको हम लोग केल्विन बोलते हैं। केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, ये भी 1967 में इसको डिफाइन किया गया है। ट्रिपल पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में और प्रेशर में वाटर तीनों स्टेट एक साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, ट्रिपल बोलते हैं। मतलब उसका उसी टेम्परेचर में वाटर का वाटर फॉर्म मिलता है, वेपर का वाटर वेपर भी मिलता है, साथ साथ आइस भी मिलता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर का 1/273.16, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस को। तो उसका इतना पार्ट जो है उसको हम लोग 1 केल्विन बोलते हैं। तो केल्विन नाम याद रखिए, डेफिनेशन भी याद रखने की कोशिश कीजिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अनदर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अभी जो चल रहा है 1971 से चल रहा है, जिसका मोल हम लोग MOLE सिंबल से लिखते हैं। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of carbon 12। तो पहले एक हम लोग लेते थे ऑक्सीजन, उससे पहले था हाइड्रोजन, अभी हम लोग कार्बन लेते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है ना, कार्बन का 12 ग्राम 0.012 केजी मीन्स 12 ग्राम कार्बन ले लिया जाए,
तो उसमें जितना कार्बन का एलिमेंट्स है, कोई दूसरा सब्सटेंस का इतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जितना अमाउंट होगा वो उसका 1 मोल बोला जाएगा। ये जो है ना, इसको आप लोग जान चुके हैं, इसको बोलते हैं जो नंबर है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और नंबर इज फिक्स्ड 0.623 और 622 भी लिखता है इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर जो है। तो इसमें जैसे 1 केजी था यूनिट, 1 केजी कोई भी सब्सटेंस का 1 केजी ले लिया जाए तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है, अमाउंट सेम है। 1 केजी मतलब सबके बराबर है, लेकिन 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं तो 1 मोल सब्सटेंस मान लीजिए वाटर का 1 मोल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 1 मोल लेंगे, दोनों डिफरेंट होगा। 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, बट एक काउंटिंग नंबर में सब्सटेंस है, ये मास हिसाब से सब्सटेंस नहीं है। ये 1 मोल का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज करते हैं केमिस्ट्री में डिटेल के पढ़ोगे, यूज तो ज्यादा करोगे, फिजिक्स में थोड़ा सा कम यूज है, लेकिन इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यूज करेंगे इसको, लेकिन केमिस्ट्री में आप शुरू से यूज करना होगा 1 मोल। तो ये एक यूनिट आ गया है, और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं क्वांटिटी है, उसकी यूनिट हो गया मोल। और एक इन लुमिनस इंटेंसिटी जिसका कैंडेला, इसका भी यूनिट का जो डेफिनेशन अभी चल रहा है 1979 से, इसका भी धीरे धीरे बहुत सारे डेफिनेशन आया है, चेंज होते गया है। तो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है, आपका रूम में कितना लाइट है, चाहे कोई भी हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हो, कितना लाइट की जरूरत है, कितना लाइट अभी है, उसका मेजरमेंट भी होता है, तो उसका यूनिट भी चाहिए। तो कैंडेला इसका यूनिट होता है, लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 12 hertz, and that has a radiant intensity in that direction is 1 divided by 683 watt per स्टेरिडियन। स्टेरिडियन होता है एक सॉलिड एंगल होता है, तो पास स्टेरिडियन कितना है, इतना जिधर जा रहा है इतना वाट, तो उसमें जो इंटेंसिटी है, तो जो इंटेंसिटी का हम लोग बोलते हैं 1 कैंडेला। आप याद रखने की कोशिश कीजिए कैंडेला, लेकिन इतना नाम तो याद रखना होगा, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो अभी धीरे धीरे हम लोग कितना ना, देयर आर 7 क्वांटिटी हमको मिला है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ मास टाइम पहले से था, उसके बाद हम लोग को मिला है आपका इलेक्ट्रिक करंट, 5 नंबर में थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, नेक्स्ट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट मोल लेंगे, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। इसके बाद और जरूरत पड़े तो 2 और अनदर यूनिट जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है इसको, क्योंकि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है। तो इसका यूनिट है, एक होता है प्लेन एंगल, जो एंगल इतना दिन हम लोग डिग्री में आप मेजर करते आ रहे हैं, तो वो एंगल को हम लोग यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी लिए है, और उसका यूनिट हम लोग SI में रेडियन लेते हैं। तो 1 रेडियन कितना होगा, तो ये एक प्लेन पिक्चर है, एक सर्कल का पार्ट है, इट इज आर्क जिसका लेंथ ds, और एक उसका रेडियस r। ये d थीटा मतलब वेरी स्मॉल, ये भी वेरी स्मॉल इसलिए d लिखा जाता है। 1 रेडियन कितना होगा, तो एक फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं, जो d थीटा कितना होगा, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, d थीटा दैट इज द ds/r। 1 radian is the angle subtended at the center of the circle of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। मतलब अगर ये डी थीटा मतलब 1 रेडियन, डी थीटा इक्वल 1 कब होगा, जब दो कोण दोनों सेम होगा। मतलब क्या हुआ, जितना आर्क का वैल्यू वो वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाए, वो आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर में, उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन, उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। तो टोटल आर्क का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाई आर कितना होता है, 2 पाई रेडियन, उसी हिसाब से हम लोग बोलते हैं 2 पाई रेडियन टोटल एंगल। 2 पाई की 2 पाई टोटल सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, डिवाइड बाई आर कीजिएगा तो टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, तो टोटल कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई रेडियन। तो ये इसका डेफिनेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, मैथ में भी पढ़ चुके हैं। और एक एंगल जो नया बात आप आएगा, दैट इज सॉलिड एंगल आएगा। तो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरिडियन, इसको हम लोग SR लिखते हैं स्टेरिडियन का। सॉलिड मतलब 3 डायमेंशनल एंगल है, कोन टाइप का एंगल है। द वन स्टेरिडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। तो एक सरफेस लेते हैं, डी मतलब वेरी स्मॉल सरफेस, तो इस सरफेस का वैल्यू कितना होगा ना, आर स्क्वायर के बराबर होगा, तब वो जो एंगल बनाता है सेंटर में। वन स्टेरिडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर which is equal in area to the square of the radius of the sphere। ये जो फॉर्मूला याद रखोगे तो हम लोग इसको देख देख के डिफाइन कर सकता हूँ। जो स्पेयर है 3 डायमेंशनल केस है, इट इज वन 3 डायमेंशनल केस। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम इसे बोल सकता हूँ दिस वन, दिस टाइप ऑफ एंगल, कोन जो हम लोग देखते हैं, कोन दिस टाइप ऑफ कोन, दिस टाइप ऑफ एंगल, इसका भी मेजरमेंट होता है दिस टाइप ऑफ।
तो वो इसका यूनिट होता है स्टेरिडियन होता है। इसमें एक सरफेस हम लोग लेते हैं, दिस सरफेस, वो सरफेस इसमें कितना एंगल बना रहा है उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि इसमें स्टेरिडियन में मेजर करते हैं। तो 1 स्टेरिडियन का डिफाइन कैसे करोगे ना, दैट इज DA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एक सरफेस एरिया सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, सरफेस एरिया का वैल्यू जब होगा R स्क्वायर को बराबर, मतलब R स्क्वायर का बराबर एक सरफेस एरिया लेंगे, इतना साइज का लेंगे, वो सेंटर में स्क्वायर का सेंटर में कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, थ्री डायमेंशनल एंगल कोण कितना बना रहा है, उसका हम लोग 1 स्टेरिडियन बोलेंगे। इसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिकल यूनिट होता है, तो हम लोग आज जो है ओनली लेंथ का जो प्रैक्टिकल यूनिट बारे में 2-4 को हम बात कर लेते हैं। बारी-बारी से टाइम वगैरह जो है, मास वगैरह जो है, उसका भी आएगा, तो हम उसको भी बात करेंगे। बहुत सारा प्रैक्टिकल यूनिट होता है, तो आज के क्लास में हम लोग ओनली लेंथ का जो है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो ओपनली यूज़ होता है, हम बोलते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU बोलते हैं, जो आप लोग सुने होंगे। ये बहुत ज़्यादा हम लोग सुनने में आता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ नथिंग बट द एवरेज डिस्टेंस और मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एक्चुअली सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस साल भर एक ही जैसा नहीं होता है, चेंज होते रहता है, कभी नज़दीक में आ जाता है, कभी थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो मीन डिस्टेंस वो इतना होता है, हम लोग इसको जब लेते हैं वैल्यू कैलकुलेशन के लिए रफली 1.5 ले लेते हैं इसको, जो 1496 है, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर ले लेते हैं रफली, बट 1 AU इज द 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सिमिलरली लाइट ईयर एक होता है, एक बड़ा यूनिट है, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है, अभी तक हम लोग को जानकारी है जितना है, तो लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। तो 1 सेकंड में इतना चल जाता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर की बात किया जाए, तो 1 मिनट में कितना जाएगा इंटू 60, 1 आवर में कितना जाएगा इंटू 60 करते जाओ, फिर 24 आवर्स, फिर 365 डेज, ए वेरी लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट। द लाइट ईयर जो है ना, इट इज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। ईयर लगा हुआ इसका मतलब टाइम नहीं है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितना होगा, इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे हम लोग, 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा ऐसा टाइप 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसमें तो 11 मीटर का ऑर्डर है, 15 मीटर ऑर्डर। उससे भी एक बड़ा यूनिट यूज करते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड, 1 पार्सेक होता है, 3 पॉइंट इसमें 084 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, जिसका वैल्यू होता है 3.26 लाइट ईयर, मतलब ये लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है। इसका डेफिनेशन एक्चुअली दूसरा ढंग से किया जाता है, वो जो आर्क लिया जाता है वो कितना एंगल बना रहा है, इट इज द डिस्टेंस व्हिच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एट एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क। ये 1 सेकंड टाइम की यूनिट नहीं है, एंगल की यूनिट है। आप राइट एंगल पता है, उसको 90 डिवाइड कीजिएगा तो 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री को फिर 60 से डिवाइड कीजिएगा होता है 1 मिनट। मतलब 1 मिनट कितना छोटा है, हम इसे समझ में नहीं आएगा आपको इतना छोटा एंगल से। फिर 1 मिनट को भी हम 60 डिवीजन करेंगे तो एक-एक डिवीजन तो 1 सेकंड। तो बहुत दूर में हम लोग रखेंगे, एक आर्क रखेंगे जिसका वैल्यू होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो कितना दूर में, ऐसे 1 AU आर्क का लेंथ है ना, ऐसे आर्क का जो लेंथ है, इसका लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। वो कितना दूर, आर्क का वैल्यू कितना हो, कितना दूर में रखेंगे तो इसमें सेंटर में जो है ना, ओनली 1 सेकंड एंगल बनाएगा, एंड दैट डिस्टेंस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, इट इज द डेफिनेशन। अब जस्ट कभी-कभार जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए हम बता रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर ये सब नहीं पढ़ोगे, अभी जो पढ़ना है। उसके बाद छोटे-छोटे यूनिट यूज़ करते हैं, माइक्रोन और माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर 10⁻6, माइक्रो मतलब ये था 10⁻6 मी माइक्रो कहीं भी लग जाए तो माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻6 एम्पियर। नैनोमीटर मतलब 1 10⁻9 मीटर, नैनो मतलब भी 10⁻- होता है। और उसके बाद एंगस्ट्रॉम यूज़ होता है लेंथ के लिए, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेवलेंथ बताने के लिए। नैनोमीटर भी यूज़ होता है और माइक्रोमीटर भी यूज़ होता है, और एक फार्मी होता है न्यूक्लियस का साइज़ बताने के लिए, फार्मी, फेम्टोमीटर बोलते हैं, फार्मी बोलते हैं, एफएम, फेम्टोमीटर, फेम्टो मतलब 10⁻15 मीटर होता है। अभी हम लोग तो एसआई सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम लोग जो बुक में फॉलो करते हैं, अभी एट प्रेजेंट कंपल्सन हो गया है सबको एसआई सिस्टम यूज़ करना है। लेकिन एसआई सिस्टम लिखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस किया गया है, ईज़ी किया गया है, हार्ड नहीं किया गया है, सब एक ही जैसा हम लोग लिखें। स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। हम लोग मैक्सिमम टाइम स्मॉल लेटर्स हम यूज़ करेंगे, लेकिन कभी-कभी हम लोग कैपिटल लेटर भी यूज़ करते हैं। अब फुल स्टॉप नहीं देते हैं, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप। The letter of a symbol in is capital only when the unit is named after a scientist. The full name of unit always begins with a small letter, even
इफ इट इज हैज बीन नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। ये दोनों बात हमको समझना होगा। आप लोग देखोगे जब न्यूटन लिखा जाता है, एक सिंपल एन से लिखा जाता है तो हम कैपिटल लिखते हैं। जूल जब ओनली जे से लिखते हैं तो कैपिटल लिखा जाता है। वाट जब हम लोग ओनली डब्ल्यू से लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं। क्यों? दीज आर द नेम आफ्टर नेम ऑफ द साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट का नाम से कोई यूनिट आया है, जब हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं, सिंगल लेटर से लिखते हैं तो कैपिटल लिखना है, जैसे न्यूटन का कैपिटल एन लिखना है। लेकिन अगर वो स्पेलिंग करके लिखते हैं तो आपको न्यूटन एन स्मॉल से स्टार्ट करना होगा, एन यू डब्ल्यू टी यू एन, तब एन स्मॉल से स्टार्ट करना होगा। वहाँ कैपिटल लिखोगे तो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। तो यूनिट कोई भी साइंटिस्ट का नाम से आता है। जब पूरा नाम लिख कर करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी कैपिटल से स्टार्ट नहीं कर सकते, यूनिट को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना होगा। हाँ, कैपिटल लेटर कहाँ हम लोग यूज करते हैं? जब सिंगल लेटर यूज करते हैं, जैसे न्यूटन का एन यूज करते हैं, जूल का कैपिटल जे यूज करते हैं, वाट का डब्ल्यू यूज करते हैं। ये सब केस में जैसे केल्विन का कैपिटल के यूज करते हैं, ये सब कैपिटल के ही लिखना है, इसमें स्मॉल नहीं लिख सकते हैं। और एक बात होता है इसमें, ऐसा सिस्टम में जो लिया गया, ऐसा सिस्टम में एक चीज लिया गया जो कोई सिस्टम का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। जैसे मीटर, मीटर्स नहीं लिखो, 5 मीटर्स नहीं लिखे हुए। 5 मीटर्स लिखने से क्या होगा ना, सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। तो 5 मीटर्स होगा तो मीटर इंटू सेकंड हम लोग ऐसे सिस्टम में समझ जाएंगे। तो कहीं भी जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं, जैसे हंड्रेड्स का 500 रुपीज नहीं होता, 500 होता है। हंड्रेड का एस नहीं लगता है, प्लूरल नहीं होता। थाउजेंड जैसे 5000 नहीं होता है रुपीज, 5000 ही लिखना पड़ता है। सिमिलरली ऐसा सिस्टम में विषय कोई भी सिस्टम में यूनिट का प्लूरल नहीं होता। जैसे केजीज, 5 केजीज लिख दीजिए तो केजी सेकंड हम लोग मान लेंगे उसको। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। आप बुक में आपको ऐसे ही लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पता चल जाएगा। और यूनिट का जो है ना, सिंबल से आपको आइडिया लगा सकते हैं कोई ना कोई साइंटिस्ट का नाम से है। और कहीं भी कैपिटल लेटर यूज किया तो जरूर कोई ना कोई साइंटिस्ट का नाम से है, सिंगल लेटर जब लिखा हुआ है। अच्छा, स्पेलिंग करके लिखते हैं तो साइंटिस्ट का नाम हो चाहे नहीं हो तो स्मॉल लेटर से शुरुआत करना ही है, उसमें पता नहीं चलता है। फिजिक्स में एक फायदा है, जो आप कोई बोलते हैं जो 10 गो फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो तुरंत आप लोग नाम बता पाते हैं, क्योंकि 10 गो यूनिट आप याद कर लीजिए। लगभग कोई ना कोई साइंटिस्ट का नाम से यूनिट है। जैसे रोड का नाम कोई ना कोई पॉलिटिशियन से दिया जाता है, तो साइंटिस्ट के नाम से यूनिट दिया गया है। तो ये आज का लेसन था। कल हम लोग का फिर वेट करेंगे एक न्यू टॉपिक से, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन से हम लोग बात करेंगे, और उसमें और क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी बारे में जितना आइडिया है। नाउ हम अभी स्टॉप कर रहा हूँ।